जैसा कि हम लोग हर रोज मिलते हैं एक सफलतापूर्वक इलाज किए गए मरीज के साथ, तो आज है हमारे साथ मिसेस सुनीता मांडवाल, इनके हस्बैंड मिस्टर अशोक कुमार मांडवाल जो CDRI में साइंटिस्ट थे और अब रिटायर हो गए हैं। मैडम भी रिटायर हो गई, लेकिन आपको देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि आप रिटायर हो गई हैं। आप अपनी उम्र से कम 10 साल छोटी लग रही हैं। थैंक यू सर। आज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप हमारे पास आई थी जी जी, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? मुझे नी एकदम से मेरी नी में मूवमेंट रुक गया, राइट हाँ, मूवमेंट हाँ। उसमें राइट नी में एकदम से मेरा मूवमेंट रुक गया। हाँ। हम लोग को समझ में नहीं आया एकदम से कि क्या करे क्या ना करे। तो मेरे हस्बैंड एक से एक बड़े डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में लेके गए मुझे। हाँ। लेकिन वहां पे उन्होंने एकदम से देख के मेरी नी को बोला कि इमीडिएट ऑपरेशन। जैसे मैंने एक्सरे देखा था आपका, जी जी, कि आप बिल्कुल फाइनल ग्रेड में, मतलब ग्रेड 4 में आपका जी नी पहुंच गया था। जी, हाँ जी। बिल्कुल नीज आपके बोन ऑन बोन, हाँ, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी था। बिल्कुल तो इमीडिएट सर्जरी आपको बताइए। इमीडिएट सर्जरी, सब डॉक्टर्स ने बोला कि इमीडिएट सर्जरी। फिर आपने सर्जरी क्यों नहीं करवाई? मैंने सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि मेरा वाकई में मन नहीं था कि मैं सर्जरी कराऊं। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसा दुनिया में ट्रीटमेंट हो सकता है जी जी जी, बिल्कुल, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मतलब एक आपकी जो एक आशा और एक फेथ था कि कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट जरूर होगा कि आपको उससे आराम मिलेगा। हाँ। अच्छा, और क्या परेशानी होती थी? जैसे ज्वाइंट्स आपके लॉक हो गए थे। हाँ। इसके अलावा और रूटीन लाइफ में क्या परेशानी होती थी? नहीं, इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं परेशानी, बस मुझे वॉक करने में ही दिक्कत हो रही थी। मतलब मैं 2 स्टेप्स भी नहीं चल पा रही थी। बिल्कुल, मेरे का मूवमेंट ही रुक गया था। मूवमेंट ही रुक गया जी। हाँ। तो फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने एकदम से आपका यूट्यूब पे ऐड देखा। हाँ। तो वो मुझे तुरंत लेके आया। अच्छा। और जब मेरी फर्स्ट डे आपसे बात हुई, मुलाकात हुई सर से, तो मुझे एकदम से विश्वास आया कि मैं कर सकती हूँ और मैं ठीक हो सकती हूँ। आपको लगा मुझसे बात करने के बाद कि यू आर एट द राइट प्लेस, हाँ, राइट प्लेस, एंड कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ। अच्छा, बस मेरी किस बात से लगा था आपको? आपकी बात करने के ढंग से और आपके कन्विंस करने के ढंग से, और आपका विश्वास, जिस विश्वास से आपने मुझसे कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से हार चुकी थी बिल्कुल। नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन तो मेरा कन्विंसिंग नहीं था, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन था। जो भी था, मुझे तो विश्वास हुआ। आपको क्या हुआ है और हम उसका इलाज कैसे करेंगे। हाँ जी। हमारा पर्पज होता है कि आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देना जी, ताकि आपको डे 1 से ये महसूस हो कि आप सही ट्रीटमेंट में हैं। और जब आपको लगता है कि आप सही ट्रीटमेंट में हैं तो फेथ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप जो है जितना एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट होता है जी, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लेती हैं। जी। अच्छा, जब हमारे पास आई थी तो आप हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट थे उनका डील करने का ढंग बहुत अच्छा। वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, दे आर सिंपली थेरेपिस्ट। अच्छा, थेरेपिस्ट। क्योंकि ये यूनिक थेरेपी है ना, तो हम लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते। हाँ, तो इसलिए फिजियोथेरेपी भी बोलता है तो जो काम हम करते नहीं है उसको हम सुना भी नहीं चाहते। जी जी। वो थेरेपिस्ट जितने भी हैं उनको देख के और जिस तरह से पेशेंट्स को डील कर रहे थे वो लोगों को, मुझे पूरा विश्वास लगा कि मैं यहाँ पे ठीक हो सकती हूँ और ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर नीति पांडे कैसे बात करती थी आपसे? डॉक्टर नीति पांडे इज अ मिरेकल। और आपको हमारा एम्बियंस और स्टाफ सब अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंग। इवन रिसेप्शन पे जो बैठती हैं वो भी बहुत अच्छी। अच्छा, उनकी डीलिंग बहुत अच्छी और बहुत अच्छे लोग, मतलब बिल्कुल फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो गया है। सर हमेशा बाहर बैठे रहते थे एंड यू आर सो पॉजिटिव। जो आपसे बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए बिल्कुल। और आप दोनों लोगों का ईश्वर की कृपा से हेल्थ बहुत अच्छा है। और मैडम को देखिए अपनी उम्र से मतलब 10 साल छोटी लगती है। मतलब कोई इनको देख के ये नहीं कह सकता है कि आप रिटायर हो गई। तो जब इन्होंने बताया कि रिटायर हो चुकी तो आई वाज शॉक्ड। तो इतने दिनों के ट्रीटमेंट के बाद अब आप जो आपको इम्प्रूवमेंट हमारे होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से, आप ये समझिए कि मैं मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बीते थे और मैं एक स्टेप करके सीढ़ी पे भी चढ़ने लगी। मतलब विद इन 10 डेज आपको? विद इन 10 डेज, ये बिल्कुल रियलिटी है। डॉक्टर नीति कहती थी, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस डेवलप करके एक स्टेप चढ़ के आती थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही। तो अब आप मतलब पेन फ्री हैं, आसानी से दोनों पैरों से सीढ़ियां चढ़ लेती हैं? जी, और उतर भी लेती। अच्छा, उतरने में भी कोई? अब उतरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब हम आपका रिपीट एक्सरे करवाएंगे जी जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके नीज कोलैप्स थे और कैसे अब ये वाइड ओपन हो गए। जी जी जी।
स्वेलिंग भी खत्म हो गई सर एक चीज में। हाँ स्वेलिंग ऑफ कोर्स बहुत स्वेलिंग की थी तो समझती थी कि मैं फैट चढ़ गया। देखिए स्वेलिंग तो जब इन्फ्लेमेशन होता है ना तो स्वेलिंग आती है। तो जब करेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक करेक्शन भी हेल्प करता है, और जो हम लोग साथ में डिफॉर्मिटी करेक्शन देते हैं, जो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको मैं बताता हूँ, इस बात की गारंटी है कि अगर आप उसको फॉलो करती हैं 80% यूज, नॉट 100%, अगर आप 80% यूज डाइट प्रोग्राम को फॉलो करती हैं, जिसको फॉलो करना बहुत ही आसान है, तो ये जीवन भर आपके स्वस्थ रहने और निरोगी रहने की गारंटी है जी, जिसको मैं बहुत ही बिल्कुल सही जिम्मेदारी से बहुत कह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। और अच्छा जिंदगी भर मैंने पढ़ाया बच्चों को, हाँ। और मैं हमेशा चलती रही बिल्कुल, तो मुझे बहुत ही खराब लगता था कि एकदम से मेरा मूवमेंट ब्लॉक हो गया अंदर से, लेकिन हाँ। फिर भी जब आपके पास में आई, आपसे बात हुई, तो बस मुझे वहीं से ही रे ऑफ होप। आपको देख के मैं जितने अच्छे से बोल रही है ना कि आप अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर टीचर रही होगी। बहुत। जब स्कूल नहीं जाते हो तो बच्चा को मिस करते हो। प्रिंसिपल से बनती थी बहुत लास्ट डे तक हाथ पकड़ के कैंपस में टहलती रही, मुझे छोड़ नहीं रही थी। जब जिस दिन रिटायर हो रही थी जिस दिन तो कितने लोग हुए थे? नहीं, मैं तो अकेली थी, सब रिटायर हो गई थी। अच्छा। हाँ, पार्टी ग्रैंड फेवर किया था हाँ, grand favor। और लास्ट तक वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी कि आई डोंट वांट टू लीव यू। नहीं, यू आर अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन। नहीं, यू हैव ए वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, जैसा आप मैडम को देख रहे हैं कि इनको ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस था, और जो कंडीशन बताई वो आपने सुनी, और आज ये पूरी तरीके से ठीक हैं। इनका मूवमेंट भी सामान्य हो गया है, ये सीढ़ियों पे भी चढ़ती उतरती हैं, एब्सोल्युटली पेन फ्री हैं, और इनकी जो स्वेलिंग थी वो स्वेलिंग बिल्कुल रिड्यूस होके नॉर्मल हो गई है, और आप बहुत ही खुश हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको अपने ट्रीटमेंट के बारे में हर वीडियो में बताता हूं कि ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से कैसे हमारा नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाता है। और मैं तो कहूंगा 100% मरीज अगर इस प्रोग्राम को ठीक से फॉलो करते हैं, 100% एग्जेजरेशन होगा, बट मैं फिर भी 100% कह रहा हूं कि वो सारे मरीज जो इस प्रोग्राम को ठीक से फॉलो करते हैं और एडवाइस को मानते हैं, उन सब में मार्क्ड इंप्रूवमेंट होता है। जैसा कि हमारा जो नी ज्वाइंट होता है उसके जो सपोर्ट्स होते हैं वो हमारे कमर से लेकर तलवे तक होते हैं। वो सपोर्ट्स होते हैं हमारे मसल्स के द्वारा, वो सपोर्ट्स होते हैं हमारे लिगामेंट्स के द्वारा, वो सपोर्ट्स होते हैं हमारे टेंडन्स के द्वारा। तो जो हमारा नी ज्वाइंट होता है वो हमारे थाई बोन और लेग बोन से मिलकर बनता है। उसके बीच में एक स्पेस होता है, वहां पे कुशन्स होते हैं जिनको हम जो कार्टिलेज के बने होते हैं उनको हम मेनिस्काई बोलते हैं। जो हमारे नी ज्वाइंट का सपोर्ट होता है वो मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन के कारण होता है। हमारा जो मसल्स का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे हमारे थाई में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो हमारी मसल्स हैं वो सिर्फ 3 कंपार्टमेंट्स में होती है। एडवांस नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिडक्शन ऑफ स्पेस होता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, बो लेग होता है, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी होती है। इस तरीके की बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं जिनको हम सर्जिकली करेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारे ऐसे पेशेंट्स जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके लिए, या जो सर्जरी करवाना भी चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रोग्राम से बेहतर दूसरा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले मसल स्पैज्म को रिलीज करते हैं और क्रोनिक टेंडन टेंशन को रिलीज करवाते हैं। जैसे ही क्रोनिक मसल स्पैज्म और क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज होता है, हमारा थाई बोन और लेग बोन का जो डिस्टर्ब अलाइनमेंट है, जो हमारी बो लेग्स हैं वो करेक्ट होने लगती हैं। एक जो हमारी थाई बोन है उसका जो लोअर एंड होता है उसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 उभार होते हैं जिनको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्डाइल्स बोलते हैं। जो इनर कॉन्डाइल होता है वो आउटर कॉन्डाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो गॉड गिफ्ट है। इसी स्ट्रक्चर के कारण ये ट्रीटमेंट संभव हुआ है। जिसमें हम चलते हैं तो हमारे जो नी है वो एक प्लेन में मूव नहीं करते हैं। हमारे जो कॉन्डाइल्स छोटे बड़े होने के कारण, हमारे जो कॉन्डाइल्स होते हैं छोटे बड़े होते हैं, उसी के हिसाब से जो कुशन्स होते हैं वो भी थोड़े से छोटे और बड़े होते हैं। तो अनइवन या इम्बैलेंस ऑफ दी लोअर एंड ऑफ दी थाई बोन के कारण जिस समय हम चलते हैं उस समय हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स होते हैं। इम्बैलेंस होने के कारण जिस समय हम चलते हैं तो जब हम चलते हैं उस समय लॉकिंग और अनलॉकिंग के साथ
एक रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो जब हमारा नी ज्वाइंट स्पेस रिडक्शन हो जाता है तो इस यूनिक स्ट्रक्चर के कारण और जो थाई की मसल्स हैं उनके यूनिक स्ट्रक्चर होने के कारण हमारी थाई इनवर्ड और हमारी शिन जो लेग बोन का आगे का हिस्सा होता है वो आउटवर्ड रोटेट मीन्स हमारा ज्वाइंट ट्विस्ट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट में हम उसको ट्विस्टेड ज्वाइंट को अनट्विस्ट करते हैं। जैसे ही ज्वाइंट को अनट्विस्ट किया जाता है तो हमारी जो कोलैप्स्ड नी स्पेसेस हैं वो वाइड ओपन होने लगते हैं। पेशेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है उसका पेन। पेशेंट का दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है उसकी डिफॉर्मिटी। वो एस्थेटिकली बहुत अपने आप को कॉन्शियस होता है कि हमारी चाल ठीक नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा जो उसका कंसर्न होता है कि वो अपने इस सीवियर नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण वो अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करता है, अपंग सा महसूस करता है। जो पेन रिलीफ होता है, जो पेन होता है वो मसल स्पैज्म के कारण होता है। तो जैसे ही मसल स्पैज्म रिलीज होता है तो पेन हमारा रिड्यूस हो जाता है। पेन का दूसरा कारण है टेंडन टेंशन। जैसे ही टेंडन टेंशन रिलीज होता है हमारा पेन कम हो जाता है। और तीसरा पेन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो हमारे दोनों ज्वाइंट्स के बीच में कुशन होते हैं जिनको हम मेनिस्काई बोलते हैं, जब वो घिसने लगते हैं या उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं तो वहां से नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। तो जो हमारा जो थाई बोन का लोअर एंड है उन नर्व एंडिंग्स पे को इरिटेट करने का हमारा पेन होता है। तो जैसे ही हमारा ज्वाइंट ऑफलोड होता है, स्पेसेस वाइड ओपन होते हैं, वैसे ही हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। जो एक्सपोज नर्व एंडिंग्स हैं उनका इरिटेशन बंद हो जाता है। तो इन तीनों कारणों से हमारा पेन कम हो जाता है। थाई बोन और लेग बोन के अलाइनमेंट से हमारा मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है। पेशेंट बहुत ही आसानी से सीढ़ियां चढ़ उतर सकते हैं। पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट के बाद 4 से 5 किलोमीटर तक वॉक करते हैं। और वो सारे ऐसे पेशेंट जो ओवरवेट हैं उनको हम लोग बहुत ही आसानी से जितना वेट कम करवाने की आवश्यकता होती है उतना वेट कम करवाते हैं। मेटाबॉलिक करेक्शन के साथ हम वो डाइट रिकमेंड करते हैं जो हेल्दी है। अनहेल्दी से हेल्दी पे शिफ्ट करते हैं और आपको वही खाना खिलाते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। बस वहां से अनहेल्दी फूड का ऑप्शन हटा देते हैं। तो ये थी नी ज्वाइंट के बारे में एक संक्षेप में जानकारी। ऐसे वो सारे पेशेंट्स या आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार या आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स जिसको सीवियर नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है और दुनिया में डॉक्टर्स ने सिर्फ ये बताया कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम इसका सर्जरी से 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है। हम आपके सिर्फ नी ज्वाइंट को ट्रीट नहीं करेंगे बल्कि जब हम यहाँ आएंगे तो आपके शरीर में जितना भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, आपको दूसरी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी बीमारियां रिवर्स होंगी। आपका वेट भी नॉर्मल हो जाएगा और आपका जो जीवन स्तर है वो बेहतर से बेहतर होगा। ये होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम की गारंटी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे आपको एक सफलतापूर्वक इलाज किए गए पेशेंट के साथ किसी और दिन। धन्यवाद।